हाँ तो स्टूडेंट्स, फोर्स एंड प्रेशर पढ़ लिया था हमने, पढ़ लिया था ना। उसमें एक छोटा सा टॉपिक आया था फ्रिक्शन नाम का। बस कुछ नहीं करना, उसी को एलैबोरेट करके देखना भाई फ्रिक्शन क्या होता है ना। अब वहाँ पे तुमने बहुत तरह के फोर्सेस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा। अब यहाँ तुम एक ही फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन एक बात बताऊँ, जितना उसमें बता दिया ना उतना ही इसमें भी बताना है। तो फ्री के मार्क्स हैं, पढ़ो और ले जाओ, ठीक है ना। तो अभी ध्यान से देखना, ज़्यादा कोई टफ चैप्टर नहीं है, सिर्फ 2 कंसेप्ट है पूरे चैप्टर में। मज़ा आएगा उनको देखने में, क्योंकि डे टू डे एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस कैसे कहते हो यार, देखो चलो ऐसे बताओ मेरे को। चलो तुम अगर साइकिल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, जब तक पेडल मारते रहोगे साइकिल में स्पीड रहेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम पेडल मारना छोड़ते हो, पेडल मारना छोड़ देते हो, तो थोड़ी देर बाद जाके साइकिल रुक जाती है। पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना यार, क्योंकि ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बॉडी इन मोशन विल टेंड टू रिमेन इन मोशन until and unless an external force acts on it। ऐसे ही रहता है ना। फर्स्ट लॉ क्यों वायलेट हो रही है यार, फर्स्ट लॉ वायलेट कैसे हो सकती है। मतलब वो तो यार एक तरह से मतलब ग्रंथ है यार, मतलब उसके बिना कैसे काम चल सकता है बताओ, सोचो। वहाँ कॉन्स्टेंटली एक फोर्स हमेशा काम करेगा। अर्थ पर होगा तो ग्रेविटी हमेशा काम करेगी, लेकिन कॉन्स्टेंटली एक फोर्स हमेशा काम करेगा अगर किन्हीं भी दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट है। उसको कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एनी फोर्स विच एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड इज प्रेजेंट बिटवीन एनी टू सरफेसेस टचिंग ईच अदर। समझते हैं कैसे, देखो। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो यार ये एक रीजन हो सकता है कि तुम्हारी साइकिल बिना पेडल मारे क्यों आगे नहीं बढ़ रही है, क्यों एक जगह जाके रुक गई। क्योंकि यार कोई तो फोर्स होगा जो उसको मतलब रोक रहा होगा। यही है वो फोर्स, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो कैसे, अगर मान लो तुम्हारी साइकिल है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली काम करेगा जब तक टायर कांटेक्ट में है अर्थ के। हमेशा रहेगा, उड़ा के थोड़ा चलाते हो साइकिल। तो फ्रिक्शन हमेशा काम करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जब तक कांटेक्ट में है किन्हीं भी दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन हमेशा काम करेगा। आई समझ में। तो यार ऐसा क्यों जरूरी है, चलो समझते हैं इसको, जरूरी क्यों है। क्योंकि यार देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या क्या पॉसिबल है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम एक बार पेडल मारेंगे और साइकिल कभी रुकेगी ही नहीं। और तुम ब्रेक भी मार लोगे तो साइकिल क्यों रुकेगी, मतलब फ्रिक्शन की वजह से ही रुकती है साइकिल। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा और तुम ब्रेक भी मार लोगे तो कभी साइकिल रुकेगी ही नहीं। रस्सी से बांध के रखना पड़ेगा सबको, क्योंकि सब साइकिल तो जाती रहेगी। और फिर जाके आगे से रस्सी खोल दो और बस बैठ जाओ साइकिल पे, अपने आप चल जाएगी। ऐसा थोड़े है। और सेम तो अगर तुम कैरम बोर्ड में देखो, कैरम बोर्ड में तुम एक बार गोटी चला दोगे, स्ट्राइकर मार दोगे, तो सारी जो कैरम की गोटियां हैं वो तब तक मूव करती रहेंगी जब तक फ्रिक्शन उनको रोक नहीं लेगा। तो यार एक बात बताओ, अगर फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो उनको रोकेगा कौन, कौन रोकेगा, कौन रोकेगा उनको। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो तो कॉन्स्टेंटली इधर उधर चलती रहेंगी, और स्ट्राइकर भी एक टाइम पे गिर जाएगा, जाके फाउल हो जाएगा, लेकिन गोटियां नहीं गिरेंगी। तो यार तो सोच में नहीं आ रहा कि मतलब क्यों। तो फ्रिक्शन का होना बहुत जरूरी है। तुम ही सोचो यार, अगर तुम चल रहे हो और फ्रिक्शन नहीं होगा तो तुम हमेशा आगे चलते रहोगे, तुम ही नहीं रुक सकते। अब तुम ही नहीं रुक सकते तो क्या फायदा ऐसे चलने का। तुम मतलब कभी बैठ भी नहीं सकते, बैठते बैठते चलते रहोगे, सब कुछ चलता रहेगा फिर इस दुनिया में। ये घर तुम्हारे चलते रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही तो है जो मोशन को अपोज करके रोकता है ना। अब देखो, अगर ये इस तरफ है मोशन तो फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, तो सिमिलरली अगर मोशन इस तरफ है तो फ्रिक्शन उस तरफ लग जाएगा, क्योंकि वो हमेशा मोशन को रोकने की कोशिश करता है। उसी वजह से चीजें ग्राउंड पे टिकी रहती हैं। अगर वो नहीं होंगी तो ग्राउंड का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये यार लग कैसे रहा है हमेशा, देखो नॉर्मल तो हमने एक फोर्स कह दिया था जो परपेंडिकुलर लगता है, पर ये नॉर्मली तो बिल्कुल नहीं लग रहा। ये तो यूं लग रहा है, यूं
हॉरिजॉन्टल, ग्राउंड भी हमारा हॉरिजॉन्टल। तो यार अगर ग्राउंड भी हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है तो फोर्स लग किस तरह से रहा है? इसको कहते हैं टेंजेंशियल। देखो इसको कहते हैं टेंजेंशियल या टचिंग। तो मतलब टच हो, जैसे ये टच हो रहा है ना, टच हो रहा है, तो जो भी अगर जैसे टच अगर यूं लग रहा है और फोर्स भी यूं लग रहा है तो वो टेंजेंशियल हो गया। देखो जैसे कि अगर टेंजेंट बेसिकली क्या होता है, टेंजेंट होता क्या है, एक सर्कल है उस पर ये एक लाइन जो अगर जा रही है स्ट्रेट लाइन, तो वो ये इसको एक पॉइंट पे टच करती है, अगर टच करती है तो वो होता है टेंजेंशियल। तो दोनों अपनी ओरिएंटेशन तो नहीं बदल रहे है ना, तो टेंजेंशियल देखो मतलब दोनों सरफेसेस अगर यूं जुड़ी हुई हैं और उसी डायरेक्शन में काम हो रहा है तो इसे कहेंगे टेंजेंशियल। ठीक है ना, समझ में आ गया? टेंजेंशियल इन नेचर है, इतना समझ लो। ठीक है ना, चलो। और कैसे, और कैसे लगता होगा यार फ्रिक्शन? मतलब तुम्हें लग तो नहीं रहा है फ्रिक्शन कैसे लगेगा? अगर तुम कभी फिसल रहे हो ना तो उस जगह फ्रिक्शन कम है तभी तुम फिसल रहे हो, अगर वहां फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो तुम नहीं फिसलोगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फिसलना ही तो कम कर रहा है। कैरम पे पाउडर क्यों डालते हैं यार? कैरम बोर्ड पे पाउडर क्यों डालते हैं? ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए, जो स्ट्राइकर वगैरह है वो थोड़ा तेज, थोड़ा ज़्यादा चल पाए। तो वो हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन बढ़ा रहे हैं। अब देखो फ्रिक्शन कैसे काम करता है। कोई भी सरफेस है ना वो स्मूथ नहीं होती। मतलब तुम्हें लगेगा कि टाइल बहुत स्मूथ है, पर टाइल भी स्मूथ नहीं है, उसमें भी मतलब माइक्रोस्कोपिक व्यू लूंगा ना तो कुछ ऐसा ऐसा आएगा, है ना। और जो अगर दूसरी सरफेस है कोई तो उसका व्यू भी कुछ कुछ ऐसा ऐसा आएगा। तो ऐसा ऐसा आएगा तो मतलब अगर मैं इस चीज को इसके ऊपर चलाता हूं तो ये तो स्पीड ब्रेकर का काम करेगी ना, एक तरह से करेगी कि नहीं करेगी? इसके ऊपर ऐसे 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 टच करते हुए चलेगा तो स्पीड ब्रेकर का काम हुआ। तो स्पीड ब्रेकर का काम हुआ तो एक टाइम पे तो स्पीड कम होगी ही सही। तो यही तो कंसेप्ट है बस स्पीड ब्रेकर का यार, कि कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होती, जितना ज्यादा वो चलेंगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन लग पाएगा। तो ये जो इंटरलॉकिंग हो रही है ना दो सरफेसेस की, इस वजह से ही बढ़ेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इंटरलॉकिंग से लगता है फ्रिक्शन, क्योंकि कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होती। तो इंटरलॉकिंग की वजह से हमेशा लगता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो चीजों को रोकने के लिए और बैलेंस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फिर आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पे। तो बेसिकली तुम जो पढ़ोगे ना उनमें 4 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, बस यही चीजें हैं। 4 चीजें ये ढंग से पढ़ लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो इनको एक बार चलो डिटेल में। मोशन अगर इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट लगेगा, क्योंकि मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन। ठीक है ना, अब उसके टाइप्स देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या समझते हो स्टैटिक से? स्टैटिक स्टेशनरी, रुका हुआ। तो दो स्टेशनरी चीजों के बीच में क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई है तो उसके बीच में काम करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। दोनों चीजें रुकी हुई हैं तो काम करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं अगर यहाँ चुपचाप यूं खड़ा हूं सीधे तो काम कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जिन भी दो बॉडीज का रिलेटिव मोशन 0 होता है, यानी कि दोनों में से एक भी नहीं चल रही होती, मोशन पढ़ा है ना, रिलेटिव मोशन क्या होता है कि अगर एक के रिस्पेक्ट में दूसरी चल रही है, पर यहां अगर दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हैं तो उनके बीच में हमेशा रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो क्या रहेगा? सिस्टम एट रेस्ट रहेगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अब सिंस यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है तो वहां हमेशा लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। पर यार देखो, तो उस हिसाब से तो मतलब क्या है, फ्रिक्शन एक ओपोजिंग फोर्स है, ओपोजिंग फोर्स है। सपोज फ्रिक्शन क्या है, एक ऑपोजिंग फोर्स है, तो इस हिसाब से तो ये हमेशा किसी ना किसी चीज, हर फोर्स को अपोज करेगा करेगा। तो यार मतलब, और लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रिक्शन जो है डिपेंड करता है मास पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज्यादा मास रहेगा ना उसका फ्रिक्शन थोड़ा उतना ज्यादा रहेगा। समझ में आई? तो यार मास पे अगर फ्रिक्शन डिपेंड करता है तो सोचो सोचो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे काम कर रहा है। अगर मैं किसी भी चीज को छू रहा हूं तो उतना ही फ्रिक्शन वो मुझे दे रहा है, उतना ही फोर्स वो मेरे को दे रहा है। तो यार अगर मैं दीवार छू लूं, दीवार तो कितनी मोटी होती है, कितनी बड़ी होती है, कितनी भारी होती है, कितनी भारी होती है दीवार। अगर मैं उसको छू लूं वो उतना ही फ्रिक्शन मुझे दे दे तो भैया मैं तो कहाँ जाके गिरूंगा? डेली तो हम हड्डियां तुड़वाते रहेंगे, दोस्त बनाएंगे तो अरे तो तुम्हें साइज वाला आजा आजा थोड़ा सा झटका लगेगा,
है, ऐसे नहीं होता। पर फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है, लगा रहता है, बट उसमें एक चीज आती है, सपोज अगर ये फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन ये सरफेस अगर मुझे प्रोवाइड कर सकती है, तो इसको ऐसे समझो कि अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन मेरे को प्रोवाइड करती है 50 न्यूटन, अगर ये मुझे मैक्सिमम फ्रिक्शन 50 न्यूटन प्रोवाइड कर सकती है, तो जरूरी नहीं है कि मैं जब भी इसको मोशन में लाने की कोशिश करूंगा या छूने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे 50 न्यूटन ही अप्लाई करेगी। अगर 20 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं ना, तो फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन का लगाएगा। मैक्सिमम कितना लगा सकता है? 50 न्यूटन। पर मुझे 50 न्यूटन से ज्यादा लगाना पड़ेगा इसको सरकाने के लिए। लेकिन अगर मैं 50 से कम लगा रहा हूं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे 50 ही लगा देगा और 50 लगा के मेरे को दूर धकेल देगा। नहीं, ऐसा हुआ ना तो मैं तो कभी कोई चीज छूने से भी डरूंगा। समझ में आई बात? मैं कभी कोई चीज छू ही नहीं पाऊंगा, हमेशा दीवार छूने जाऊंगा, अरे लग गई, दूर जाके गिरूंगा हर बार। इसलिए ऐसे नहीं करते, इसलिए ऐसे नहीं होता। ये एक चीज होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो उतना ही फ्रिक्शन देता है जितना कि आपने फोर्स लगाया है। और जब आपका फोर्स उस लिमिट से ज्यादा हो जाएगा ना, तब वो चीज वहां से चलेगी, हिल पाएगी। तो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो क्या समझे तुम लिमिटिंग फ्रिक्शन से? क्या किसी भी बॉडी पे अगर कोई सिस्टम रेस्ट में है तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है। ग्रेविटी अंदर काम कर रही है, वो चीज अभी के लिए छोड़ो, है ना, वो बाद की बात है। पर अगर एक फ्रिक्शन की बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है? जीरो है अभी इस सिस्टम में, जीरो, है ना। लेकिन मान लो सपोज ये 50 न्यूटन तक मुझे ऑफर कर सकता है, तो 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको स्लाइड करने के लिए। इसको स्लाइड करने के लिए 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो चीज होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इट रिस्ट्रिक्ट्स मोशन बिलो थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड अगर मान लो जैसे हमने उस सिस्टम की बात की, तो 50 न्यूटन उस सिस्टम का थ्रेशोल्ड है कि 50 न्यूटन से ज्यादा मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा तभी सिस्टम चलेगा, तभी बॉक्स अगर कोई है तो वो स्लाइड करेगा। तो जो स्लाइडिंग पोजीशन से आने वाला जो पहले का फोर्स लग रहा है ना मेरा, वो किसको हटाने में लगा हुआ है? लिमिटिंग फ्रिक्शन को। लिमिटिंग फ्रिक्शन जरूरी नहीं है कि हर बार पूरा ही स्टैटिक फ्रिक्शन दे दे। लिमिटिंग फ्रिक्शन है कि मैं जितना फोर्स लगाऊंगा वो मुझे उतना लौटा सकता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। अगर मैं उस लिमिट को क्रॉस करूंगा तभी मैं बॉडी को सरका पाऊंगा। आई समझ में? ऐसे तो ये जो है मोशन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आता है फिर तीसरा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे ही मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा का फोर्स लगा दूंगा, सपोज अगर ये सिस्टम 50 न्यूटन ऑफर कर रहा है, तो मैंने अगर 51 न्यूटन लगा दिया, मैंने 51 न्यूटन लगा दिया, अब 50 न्यूटन से ज्यादा हो गया तो इस तरफ तो सरकना पड़ेगा, इसे सरकना पड़ेगा। तो ये जो है ना, जब ये सरकना शुरू करेगा तभी किस स्टेट में आ जाएगा? स्लाइडिंग स्टेट में। तब क्या लगेगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तब उसे मैं कहूंगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के टाइम काइनेट तो भैया मोशन में है, और मोशन में इसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं कभी कभी। क्या कहते हैं? सिस्टम इन रिलेटिव मोशन। सिस्टम जो है हमेशा रिलेटिव मोशन में रहेगा। ये बोर्ड का ये पॉइंट यहीं रुका रहेगा, ये स्लाइड कर जाएगा इस पे। तो ये क्या है? सिस्टम जो है रिलेटिव मोशन में नहीं है। अब सपोज अगर ये पॉइंट भी चलता होता, अगर मैं इसको किसी स्केट के ऊपर लगाता और चला देता, तो चल क्या रहा है? स्केट का वो पॉइंट भी इसके साथ चल रहा है, दोनों मोशन में, रिलेटिव मोशन जीरो। वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इसी की वजह से तो तुम्हारी चीजें चल रही हैं। चलती हुई चीज पे हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहता है, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन ही बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आई? इसीलिए तो जब किसी चीज को अच्छा चलो इसको ऐसे देखो, एक चीज और देखो कि तुम एक चीज को लगाते हो फोर्स, तो एक बार थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना, एक बार चलने लग जाती है वो चीज, तो फोर्स तो कम लगता है ना, कम। और एक हद के बाद तो कांस्टेंट ही लगता है तुमसे। तो वो क्या है, उससे क्या समझ रहे हो यार? जब चल रही है तो फ्रिक्शन कम लग रहा है, और अगर चलते टाइम फ्रिक्शन कम लग रहा है तो यानी कि वो कहीं ना कहीं इससे कम होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। क्योंकि मुझे यहां ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा था, तो ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का फोर्स होगा ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो कम रहेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा ही रहेगा। और फिर तीसरा आता है, देखो तीसरा क्या, चौथा आएगा
सपोज चलो एक पॉइंट मार्क कर दिया मैंने, एक रोल कर रहा हो ड्रम पे, एक रोल कर रहा है ड्रम, स्लाइड कर रहा है, स्लाइड है, छोटी सी झूला है, उस पर एक ड्रम रोल कर रहा है। तो ड्रम का एक पॉइंट मार्क कर दिया, वो यहाँ था, फिर घूम के यहाँ आया, घूमने के बाद एक पॉइंट, ये एक पॉइंट आया जब वो यहाँ आ गया। तो ये जो ड्रम की बात हो रही है ना, तो इस पर रोल करते टाइम क्या लग रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन कहूंगा ऐसे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो प्लेन सर्फेसिस पे लगेगा, इंक्लाइंड सर्फेसिस पे लगेगा रोलिंग फ्रिक्शन, हमेशा हमेशा इंक्लाइंड सर्फेसिस पे क्या लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या करना चाहेगा यार, रोल करने से अपोज करना चाहेगा। यहाँ मोशन की डायरेक्शन यूं हो जाएगी, पर फ्रिक्शन तो अभी भी टेंजेंशियल लगेगा सरफेस पे। सरफेस कैसी है, ऐसी, टेंजेंशियल कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा फ्रिक्शन। मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट, बट टेंजेंशियल होगा हमेशा। तो टेंजेंशियल कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, जस्ट टच करेगा, उसको इंटरसेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। समझ में आई, उसको इंटरसेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, प्लेन को किसी भी तरह से, मोशन का डायरेक्शन को किसी भी तरह से इंटरसेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, बस टच करने की कोशिश करेगा, यूं यूं यूं। ऐसे नहीं कि इसमें पेनिट्रेट करके चला गया, नहीं होगा, है ना। तो हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग पे ज्यादा लगता है। और तुमने देखा होगा यार, ढलान पे साइकिल तेज चलती है, तो यानी कि यार ये फोर्स तो और भी कम है, जो मैं यहाँ पे लग रहा था ना, उससे भी कम है। ढलान पे साइकिल तेज चलेगी क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, और मुझे पता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है। तो समझदारी के साथ, ये पता चल गया मुझे तो यार। क्या इंपॉर्टेंट बात, स्टैटिक फ्रिक्शन का जब सिस्टम कंप्लीटली रेस्ट पे है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या, सिस्टम हर बार ऑफर नहीं करेगा पूरा फोर्स, सिस्टम हर बार पूरा फोर्स ऑफर नहीं करता, तो उसे कहते हैं लिमिटिंग फोर्स। की मतलब जितना तो मिनिमम चाहिए कि सिस्टम को चालू करे, रिलेटिव मोशन में लाए, और एक बार वो रिलेटिव मोशन में आ गया, मतलब स्लाइड करना शुरू कर दिया, तो काम करेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो कि थोड़ा सा कम होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, लेकिन होगा। और वही चीज अगर ढलान पे जा रही है, इंक्लाइंड सरफेस पे जा रही है, तो वो और चीज और कम हो जाएगी, क्योंकि ढलान पे साइकिल की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, तुम बढ़ाते नहीं हो तो भी, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस। आई समझ में।